Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examination NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself Balvi Singh, your teacher, your friend. आज केमिस्ट्री क्लास में हम पीरियडिक प्रॉपर्टी, पीरियडिक ट्रेंड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं और कुछ स्पेशल केस बताएंगे। देखो, ये पीरियडिक प्रॉपर्टी यानी कि इनके पीरियडिक ट्रेंड क्यों बनते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक यानी व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग या अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, आफ्टर द सर्टेन रेगुलर इंटरवल आर रिपीटेड। यानी कि same balance cell latent configuration grouped together or repeated continuously after a certain interval. So that is the electron configuration, जो that electron configuration repeat होता है, that is the cause of periodicity. ठीक है, ये जो periodicity का रीजन हमारा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल और रेगुलर इंटरवल के बाद सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसके ही कारण पीरियोडिक प्रॉपर्टी अकर्स होती है। तो हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आज बात करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। हम शुरुआत करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर साइड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कैटायन। ठीक है, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझें कि सपोज एक गैसियस एटम है और इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, हीट अमाउंट, जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, गैसियस एटम बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो इस एनर्जी को यानी कि जो हमने दी, ये एनर्जी दी है, इसको आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे क्या होगा कि गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि इसको हीट तो देना ही पड़ रहा है, +1 गैसियस एटम और प्लस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और इसका डेल्टा एच, इसको हम कहेंगे, आप डेल्टा एच आई कह दीजिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब देने का, इसका पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये नेचर में एंडोथर्मिक है और आपको इसको हीट देना, दे के ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लिखी तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद फर्दर इसको हीट देते हैं तो इससे क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि +2 बनेगा, और इस हीट एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड कहेंगे। क्लियर है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है, यानी कि +2 गैसेस एटम से फर्दर एनर्जी दें, हीट एनर्जी, और उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दें, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दें, तो इस एनर्जी को कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है जी। आप चाहो तो इससे चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद फर्दर हीट एनर्जी दीजिए और इससे इलेक्ट्रॉन चौथा भी निकालिए, तो ये +4 गैसेस एटम बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने ये सब सक्सेसिव एलिमेंट ले रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं इनको। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी सेम एलिमेंट के लिए, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज़्यादा होगी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज़्यादा होगी, और सो ऑन, ये ऑर्डर हमारा बनता चला जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के सक्सेसिव ऑर्डर को भी बता सकते हैं। क्लियर है। तो इस चीज को हम देखेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसेस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म इट्स कैटायन। ठीक है जी, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। पहला एटम निकालने के लिए फर्स्ट, सेकंड एटम निकालने के लिए सेकंड, थर्ड एटम निकालने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फोर्थ एटम निकालने के लिए। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती हैं और उनको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फैक्टर इफेक्ट करने वाले फैक्टर, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जो फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी कर सकती हैं या इफेक्ट कर सकती हैं पीरियड के अंदर या ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम आई ई कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यानी कि एटॉमिक साइज का क्या है सब इफेक्ट पड़ता है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगा तो कम होगी। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कम होगी और घटेगा तो बढ़ेगी। अब न्यूक्लियर चार्ज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो देखो ये दो फैक्टर मैंने बताए पहले, एक तो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होने का रीजन, मतलब साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी और साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाना है, ट्रेंड बनाने हैं। तो ये ट्रेंड में हमारा क्या है, पहला ट्रेंड देखें। पहला ट्रेंड क्या कहता है कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, रेगुलरली डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक जो हमारा एक नया सेल ऐड हो जाता है तो साइज बढ़ता जाता है। जैसे हमारा हम कहें कि जैसे लिथियम सोडियम करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे ड्यू टू एडिंग ए न्यू सेल फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट डाउन द ग्रुप। जैसे आपका नीचे हम कहें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है और एस्टेटाइन है, तो नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये ध्यान रखें। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज एज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज की वजह से हमारा जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इस चीज को ध्यान रखते हैं। क्लियर है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली इंक्रीज एज एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ये हमारे दोनों फैक्ट के हिसाब से हम देखेंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और ऐसे जाने पर हमारे जो जैसे हम लेफ्ट टू राइट ऐसे ग्रुप में, ये हमारा पीरियड है, सॉरी पीरियड में ऐसे जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली इंक्रीज करेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ग्रुप में, यानी कि हम जाने पर ऐसे जाएंगे तो रेगुलरली। बीच में हमारे एक्सेप्शनल आते हैं, उसके लिए हम ट्रेंड अभी बताएंगे क्या है, पॉइंट बताएंगे। लेकिन ओवरऑल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। हम ट्रेंड को, जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, पहले ये ध्यान रखिएगा, हम एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे। लिथियम टू बेरिलियम तो हमारा बढ़नी चाहिए, दैट इज द जनरल ट्रेंड। ये जनरल ट्रेंड है कि हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे हम कहें कि जैसे आपसे कहूँ मैं सोडियम है, फिर यहाँ मैग्नीशियम है, फिर यहाँ एल्युमिनियम है, फिर यहाँ सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो ऐसे जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली हम इंक्रीज करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शनल भी है, ये मैं ध्यान रखें। एक्सेप्शनल में अगले पॉइंट में बताऊंगा, अलग एक मतलब और ट्रेंड मतलब फैक्टर बताने के बाद बताऊंगा। ठीक है, दूसरे फैक्टर में बताऊंगा। मैं पहले बात कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड के ऐसे होता है। एबनॉर्मलिटी क्यों आती है उस चीज को भी डिस्कस करेंगे
उसके लिए भी हमारे क्या है पॉइंट हैं, उन पॉइंट को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पहले दो मैंने क्या बताए, फैक्टर बताए, एक तो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इसके बेसिस पर ट्रेंड बता दिए ग्रुप में और पीरियड में, जनरल ट्रेंड। अब हम बात करेंगे किसकी, जो अदर हमारे दूसरे जो फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले जो दूसरे फैक्टर हैं, उन फैक्टर को भी जरा जानते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब हम किसी एटम्स में क्या देखते हैं कि डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उनके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमारा जो, जैसे हम देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, ये पहला सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रखता है। और ये दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें ज़्यादा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रखता है। और ये मैं तीसरा सेल दिखा रहा हूँ, तीसरे सेल में भी न्यूक्लियस के साथ जो सॉरी ये बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर के सेल में या थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रखता है। तो ये सभी अट्रैक्शन तो रखते हैं, लेकिन एक सेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल ही क्या करता है, अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन with nucleus is reduced by inner cell electron due to inter-cell electron repulsion। inter-cell electron repulsion की वजह से क्या हो जाता है, attraction with nucleus of the outer cell electron is reduced हो जाता है। इसी को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। इस सील्डिंग इफेक्ट को क्या है, यानी कि मैंने क्या बताया कि जैसे हमारे बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, यानी कि हम इसको अलग से दोबारा से देखें, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रखेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रखेगा। और ये इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल का, तो वो भी अट्रैक्शन रखेगा। तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कम होते चले जाता है ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसे इंटर सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से अट्रैक्शन कम होता चला जाता है। इसी को हम सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इस सील्डिंग इफेक्ट की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो जो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें से कोफिशिएंट ऑफ सील्डिंग इफेक्ट क्या करो, जो हमारे इंटरसेल रिपल्सन की वजह से कम हो जा रहा है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सील्डिंग इफेक्ट। वो कम हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो टोटली थोड़ा सा कम हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ। जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो टोटल अट्रैक्शन होना चाहिए उसमें से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसको कोफिशिएंट की टर्म्स में देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सील्डिंग इफेक्ट की टर्म्स में देखते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग इफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या होगा कि सील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा, जितना कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्शन होता है सील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो हो सकता है, यानी सील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा, कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि सील्डिंग इफेक्ट जितना रिपेल कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा बाउंड रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा बाउंड रहेगा तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जितना सील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। जितना सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब हमारा जो चौथा हमारा इफेक्ट है, दैट इज हमारा क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि द अट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सब सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम सेल इज रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस। हम उसको क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जैसे NH सब सेल का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, ये ज़्यादा होता है H कंपेयर टू NP सब सेल। MC सब सेल NP सब सेल का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है H कंपेयर टू ND सब सेल, और ND सब सेल का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है NF सब सेल इलेक्ट्रॉन के साथ। इसको हम कोई नंबर से भी देख सकते हैं। जैसे वो नंबर क्या देख सकते हैं, सपोज
आप इसकी जगह 5s का अट्रैक्शन 5s सबसेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5p। 5p सबसेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5d, और 5d सबसेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5f। तो हमारा जैसे हम s से p की तरफ चलते हैं सेम सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या चला जाता है, कम होता चला जाता है। ऐसे हम 6s के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं, हम 4f के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं। जैसे हम क्या करें 4 है तो यानी 4s का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और करके लिख रहे हैं हम 4p का कम होगा, यानी कि किससे 4s का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4p, 4p का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4d, और 4d का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4f। तो ये इस सीक्वेंस को, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो बेसिकली ये जो हमारा फिनोमेना है 6s और 6p, जो इस तरीके से हम देखेंगे, और 6d जैसे अगर हम देखेंगे f ना हो तो d तो हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हमारा 6s के अट्रैक्शन 6s के सबसेल का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6d, और 6d का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या 6p का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6d। ठीक है, ये चीज तो हम सेल के हिसाब से देख रहे हैं। तो इस फिनोमेना को, यानी अट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सबसेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम सेल इज रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को या तो हमने जनरलाइज कर दिया, या 5s या 4 सेल के सारे सबसेल देख लें, या फिर उसमें 6 का देखेंगे तो उसमें f सबसेल नहीं होता, तो 6s सबसेल का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6p के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6d। ठीक है, इस सीक्वेंस में डिक्रीज करता चला जाता है, इस सीक्वेंस में डिक्रीज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जान लेने के बाद हमारा अगला और पांचवा हमारा जो फैक्टर है, दैट इफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उस फैक्टर को भी जरा देखते हैं। वो फैक्टर क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर कर जाता है, तो सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत पुअर हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ जाते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं एनएस सबसेल, स्पेशली जो 6s 6p इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसको किस तरीके से मैं समझाएं, यानी कि क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है, यानी डी और एफ में एंटर करता है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ऐसे समझो कि जैसे डी एंड एफ का क्या मतलब है, यहाँ डी एंड एफ से क्या मतलब कह रहे हैं कि जैसे सपोज आप बोरोन फैमिली है, जैसे बोरोन टू एल्युमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम। ठीक है, ऐसे कुछ हम एलिमेंट देख रहे हैं, इंडियम टू थैलियम। तो जब हम एल्युमिनियम से गैलियम पे जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होकर जाएगा, तो स्किन इफेक्ट पूरा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ जाएगा। ऐसे इंडियम से थैलियम पे जाएंगे, तब भी हमारा डी और एफ में होकर जाएगा। तो जब किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है, तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज स्किन इफेक्ट पूरा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ जाता है, और जो एनएस और एनपी सबसेल के इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के साथ मोर पेनिट्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो स्पेशली जो हमारा 6s और 6p के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या नहीं हो पाते, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जब इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो उनको क्या कहते हैं, उस केस में हमारे उन इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इन कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान से समझें। वो कॉन्सिक्वेंसेस वन बाई वन समझे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस यही हमारे क्या करते हैं, एब नॉर्मल जो हमारे फैक्ट हैं उनको बताते हैं। इन बोरोन फैमिली, हमारा जो पहला कॉन्सिक्वेंसेस है, इन बोरोन फैमिली द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इट बिकम्स हायर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम दैट इज अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड।
यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जब मैं ग्रुप में चल रहा हूँ, बोरोन टू एल्युमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम, ऐसे चलें, तो यहाँ क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेस तो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करते हुए चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंक्रीज कर जाती है, फिर यहाँ डिक्रीज करती है, फिर यहाँ इंक्रीज करती है, दो जगह होता है। तो हमारी यहाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम से गैलियम पर जाने पर सडनली ये बढ़ गई। तो ये क्यों बढ़ गई, इसका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब हम बोरोन टू एल्युमिनियम टू गैलियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एल्युमिनियम से गैलियम में जाने पर क्या होता है, डी में एंटर कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज 13 से 31 हो जाता है, सडनली बढ़ जाता है, और जो एनएस सबसेल इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के मोर पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन, और इवन एनपी सबसेल भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के ज़्यादा मोर पेनिट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली 6 और 6p के लिए हम ज़्यादा देखते हैं। तो ये इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से सडनली क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ऐसे ही इंडियम से थैलियम पर जाने पर भी इसका भी रीजन यही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप्स में, यानी कि इन एलिमेंट्स की क्या होती है, यहाँ क्या होता है, वेरी कर जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाती है। डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन दो जगह, यानी कि ये डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन दो जगह बढ़ गया। ठीक है, अगर मैंने कहूँ तो मैंने इसमें क्वेश्चन तो यहाँ ऐसे लिखा है, लेकिन उसी का मैंने पार्ट यहाँ भी बता दिया है कि यहाँ भी देखो, इन बोरोन फैमिली द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज हायर देन किससे, इंडियम। तो इंडियम से यहाँ आप बोरोन फैमिली को देखो, जैसे बोरोन टू एल्युमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ क्या है, इसकी ज़्यादा उसकी कम क्या होनी चाहिए, यहाँ हमारा बढ़ रहा है, गैलियम की ज़्यादा हो रही है, फिर ये हमारा डिक्रीज करेगा, और यहाँ फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये भी किसकी वजह से, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट है। मैंने क्या बताया आपको, अभी अभी बताया कि जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है, डी और एफ में एंटर करता है, तो स्किन इफेक्ट क्या, स्किन इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट बिकम्स वेरी पुअर, न्यूक्लियर चार्ज बिकम वेरी हाई, एंड एनएस और इवन एनपी सबसे इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर पेनिट्रेट, जिसमें स्पेशली 6s के लिए देखा जाता है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, पार्टिसिपेट कराना बॉन्ड फॉर्मेशन में मुश्किल हो जाता है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हमारी इंडियम टू थैलियम यहाँ पर भी और ये दो जगह एबनॉर्मलिटी आती है, क्यों आती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ऐसे ही तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है इन कार्बन फैमिली। जो कार्बन फैमिली के अगर एलिमेंट देखेंगे तो कौन कौन से मिलेंगे, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें इसके अंदर टिन और लेड, यानी कि इसके अंदर जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो टिन, यानी कि इसकी हम स्पेशली देखें सेकंड और थर्ड जो भी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होंगी, तो यहाँ टिन से जाने पर क्या होगा, सडनली इसकी बढ़ जाती है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट होगी। यानी कहने का मतलब है, मैं इस तरीके से देखूंगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती हैं, खासकर हमारी कौन सी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखेंगे तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। सडनली क्यों बढ़ जाती हैं, ये क्यों हो रही है, बेस्ट तो हमारा क्या करना चाहिए, इस कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, सडनली यहाँ बढ़ गई, तो ये क्यों हो गई, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है ऐसा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो ये तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है। इस तीसरे कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आप चौथा कॉन्सिक्वेंसेस देखें, इन नाइट्रोजन फैमिली। इन नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है, अगर नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखते हैं तो हमारे जो सेकंड, जैसे हमारा नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जरा उनको देखें नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे हम यहाँ देखें, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो जब हम जाते हैं तो यहाँ क्या, जैसे सेकंड और थर्ड एंथैल्पी ऑफ बिस्मथ, बेस्ट तो हमारी क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी फिर कम, सडनली यहाँ बढ़ जाती है। सडनली यहाँ क्यों बढ़ गई, तो ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी हमारा, यानी रीजन सबका सेम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, यानी कि हमारी सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्यों बढ़ रही है,
ये हमारा स्पेशली क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो पा रहा है। क्लियर है? तो ये क्यों हो रहा है, किस चीज़ का है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो ये क्यों हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और कॉन्सिक्वेंसेस है। इन बोरोन फैमिली द एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम इज स्लाइटली लेसर देन किससे, एटॉमिक साइज ऑफ द एल्यूमिनियम। देखो यहाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट कौन सी एटॉमिक साइज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारा हम जब नीचे चलते हैं यानी कि बोरोन टू एल्युमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या करना चाहिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने चाहिए, यानी कि एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट यहाँ एटॉमिक साइज बढ़ने के बजाय कम हो जा रहा है ये, यानी कि जो गैलियम का साइज है वो कम हो जा रहा है एल्युमिनियम से। तो ये क्यों हो जा रहा है, बेस्ट हमारा साइज क्या होना चाहिए, इसका छोटा, इसका बड़ा होना चाहिए, यहाँ बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड यहाँ पर गलत है, यहाँ उल्टा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो दिस इज द ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारे इनर्ट पेयर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक, इनर्ट पेयर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हमारा जो छठा और इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और लिखते लिखते कभी स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ड्यू टू कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से, तो उस केस में क्या होता है, नियर बाई एलिमेंट ऑफ द सेम फील्ड गेट हाई आयनेशन एंथैल्पी, उनकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, सडनली बढ़ जाती है। जैसे क्या होता था, नियर बाई एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड गेट हाई आयनेशन एंथैल्पी ड्यू टू या व्हेन एज इट गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑफ द सबसेल। ठीक है? इसके लिए जैसे क्या होता है, जैसे हमने ट्रेंड बताया था, क्या ट्रेंड बताया है कि जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है कि नाइट्रोजन, जैसे हमारा इसके अंदर हम किसी फैमिली के अंदर हम चल रहे हैं, सपोज किस फैमिली के पीरियड के अंदर चल रहे हैं, एक पीरियड में जाते जाते क्या हो जा रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहीं कहीं सडनली ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाती है। जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये हमारा फ्लोरीन, तो हम देखते हैं कि जब बेरिलियम से बोरोन पर जाते हैं तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे जाने पर, यानी कि पीरियड में जाने पर बढ़नी चाहिए, तो यहाँ बोरोन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर जाने पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाती हैं। तो दैट थिंग्स इज सीन या ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इससे हम इसको किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से देख सकते हैं। तो जरा देखें, इसमें हमने क्वेश्चन की फॉर्म में बताया दी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना 1s2 2s2 और 2p3। 2p3 होने का मतलब है इसके बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करें, तो ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट करता है। तो ऑक्सीजन का देखें, इसका पार्शली फिल्ड हो जाता है, तो 1s2 2s2 और 2p4, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्री बिगाड़ रहा है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन सिमेट्री बिगाड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा आसानी से, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की थोड़ी कम होती है, जो ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो दैट थिंग्स इज ड्यू टू स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल फील्ड होने की वजह से, यानी कि एक हमारी सिमेट्री को बिगाड़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है? तो ये ट्रेंड के थोड़ी सी अगेंस्ट है। क्लियर है? ऐसे ही हम देखेंगे
the first ionization enthalpy of the beryllium is slightly higher than फर्स्ट ionization enthalpy of boron, जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो दिस इज थिंग्स इज ड्यू टू हमारे दो चीज़ों की वजह से है। एक तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है कि देखेंगे तो 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है ये? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी बात, हम जब बोरोन का देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्लाइटली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि पार्शली फिल्ड मतलब पी के सबसेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होता है, तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरी बात यह है कि 2s सबसेल क्या होती है? मोर पेनिट्रेट होती है एज कम्पेयर टू 2p सबसेल, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू यूनाइट पेयर इफेक्ट। तो इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रखते हुए क्या देखते हैं कि ये हमारा ट्रेंड जो है पीरियड में बिगड़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लिथियम टू बेरिलियम टू बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन और नियोन ऐसे चलें, तो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई जानी चाहिए, बढ़ती हुई जानी चाहिए, बढ़ती हुई जानी चाहिए, बढ़ती हुई जानी चाहिए, ठीक है, बढ़ती हुई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो जाती है? बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, ये ट्रेंड बिगड़ गया। और फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है। तो ये किसकी वजह से है? ये दो, यानी कि ड्यू टू स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी वजह से? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को देखो, उसकी वजह से क्या हो रहा है ये। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों के रीजन हमने ये लिख रखते हैं, ठीक है। जब हम देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली, जब सॉरी इसी तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्टेबल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, कंप्लीटली हाफ फील्ड है और ये पार्शली फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इसीलिए ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कम। और सेम हमारे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और बोरोन का लेस स्टेबल है, तो उसकी वजह से यानी कि ये लेस स्टेबल है या अनस्टेबल कहिए, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अनस्टेबिलिटी की होने की वजह से क्या होगा? अनस्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा? इसका बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्लाइटली हायर होता है, बोरोन का कम होता है। तो यहाँ ट्रेंड बिगड़ गया, ये ट्रेंड बिगड़ गया। क्या है? उस चीज़ को इसमें देखना है। तो ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, यानी कि इसको हम देखते हैं किसका इफेक्ट कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट को ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा है, ये रीजन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेंड वगैरह बता दिए। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अमॉन्ग द सेकंड पीरियड, जो हमारा सेकंड पीरियड है, द एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या है? ये ऑर्डर में आ रहा है। तो यहाँ क्या है? बोरोन की कम हो गई, बेरिलियम की ज़्यादा हो गई, वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ क्या है? नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की कम हो गई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट है। और ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, तो वहाँ एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, जो कि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और साइज छोटा है, उसकी वजह से है, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर तो हमारे जो हमने एक्सेप्शनल जो अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, यानी क्या डिस्कस किए हैं? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट से हमारे ये डिस्कस किया है। और ये वाला जो हमारे इस तरीके से ये बिल्कुल सेम, और ये वाला इसमें हमारा बेरिलियम और बोरोन का ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया है, स्टेबल स्टेबल। और जो हमारा तीसरा वाला जो पॉइंट है, वो हमारे न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का ज़्यादा होता है और साइज छोटा होता है, उसकी वजह से क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। अब यहाँ देखो, ये भी मैंने जो एक्सेप्शनल लिया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द, इसमें क्लोज 13 ग्रुप में क्या हो रहा है? देखो यहाँ हमारा ट्रेंड क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ जाने पर बिगड़ रहा है ट्रेंड, तो ये बिगड़ रहा है, तो इसमें सैलरी बढ़ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ बिगड़ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोनों का रीजन सेम है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों का रीजन बिल्कुल सेम है ड्यू टू इनर्ट पेयर। क्यों है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट
इनर्ट पेयर इफेक्ट को जरा ध्यान से देखें, जो मैंने क्या दिखाया इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैंने क्या दिखाया, उस इनर्ट पेयर इफेक्ट को ध्यान से देखें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डी एन एफ एंड अगर स्क्रीन पर पुअर हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई रहता है, तो उसमें एन एस और इवन एन पी सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मोर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, उसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सडनली बढ़ जाती है। तो दैट इज क्या है हमारा इनर्ट पेयर। यानी कि जो दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। अब एक और है, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इधर सेम और डिफरेंट? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन के सेल किस सेल में से निकलता है, तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे सेम सेल में ही रहते हैं, तो उनके सभी आइसोटोप्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हमारी आइसोटोप्स के में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हर एक आइसोटोप्स के, यानी कि एक किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको 3 क्वेश्चन आई होप समझ में आए होंगे, और ये सारे फैक्टर आपको समझ में आए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। वीडियो यानी कि मैंने क्या किया, इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम आए, आपको कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप कमेंट के थ्रू, क्लियर है। तो ये आई होप मैंने जो ये हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये पूरी तरह से आपको समझ में आई होगी, फैक्टर क्या है सारे समझ में आए होंगे, आई होप सो। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड फॉर योर क्लासमेट्स। थैंक यू।